2001 राकेश झुनझुनवाला एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है कि इन्फोसिस का जो शेयर है इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि ये जो शेयर है ये 200 के पी पे बहुत महंगा दिखता है। उसके बाद जो राकेश झुनझुनवाला होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। 2012 के अंदर जब झुनझुनवाला जी एक और इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वो हंसते हैं और कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में देखो रिग्रेट तो होता रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो है आईटी रैली मैंने मिस कर दी, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऐसा लगता था ये जो वैल्यूएशंस है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सिर्फ राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी नहीं है, ये हर एक घर की स्टोरी है जो कि स्टॉक मार्केट में उस समय पे एक्टिव था, क्योंकि उस समय पे भी कहानी बहुत चलती थी कि डॉट कॉम बबल आ रहा है, सब तबाह हो जाएगा। बट उन्हें एक चीज नहीं पता थी जो आज आपको और मुझे पता है कि जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी थी वो कभी डॉट कॉम बबल का पार्ट थी ही नहीं। वो तो प्रॉक्सी प्ले थे इस पूरे डॉट कॉम बबल के। मतलब बिजनेस यूएस में बन रहा था, वेबसाइट डेवलपमेंट बैकएंड का काम इंडिया में हो रहा था, और 2026 में भी हम उसी मोड़ पे खड़े हैं जहां पे हर इंसान कह रहा है कि एआई बबल है, एआई बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया का जो प्रॉक्सी प्ले है वो लोगों को महंगा लगता है और लगता है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। लोग रोना धोना मचा रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से वैसे ही निकल रही है जैसे कि 2000 के टाइम पे लोगों के हाथ से निकल गई थी। आज से 3 महीने पहले मैंने शार्पली पे एक स्ट्रेटेजी बनाई थी एआई और डेटा सेंटर के ऊपर। कुछ स्टॉक्स ऐड करे थे और इक्वल वेट में डिवाइड किया था। स्मॉल कैप में 60% इन्वेस्ट किया था, लार्ज कैप में 25% और मिड कैप के अंदर 15%। उसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी है ये ओपनली शेयर करी थी, और अब मैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ नए स्टॉक्स ऐड करने वाला हूं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब भी हम एआई के प्रॉक्सी प्ले की बात करते हैं तो काफी सारे सेक्टर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले एआई को डेटा रखने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर चाहिए। अब जो डेटा सेंटर होता है उसको बनाने के लिए हमें जमीनें चाहिए, डेवलपर्स चाहिए। डेटा सेंटर बनने के बाद हमें रैक चाहिए। डेटा सेंटर बनने के बाद हमें मेमोरी चाहिए। डेटा सेंटर जब बन रहा होता है तो हमें वायर चाहिए। डेटा सेंटर जब गर्म होता है उसे ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। डेटा सेंटर को कॉन्टिन्यूअस उसको पावर मिलती रहे इसके लिए बैकअप चाहिए, बड़े जनरेटर चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है और इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को मिल सकता है। तो एआई जो फ्रंट लाइनर है उसका डायरेक्ट प्ले इंडिया में नहीं है, तो हम प्रॉक्सी प्ले की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के डेटा सेंटर इंडस्ट्री की। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने बोला है कि वो बिलियन ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। जब हम डेटा सेंटर की बात करते हैं तो एक चीज मिस करते हैं कि जब एआई की बात होती है तो उसको रन करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है, और इंडियन सेक्टर के अंदर जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है जो कि एआई को सपोर्ट करने वाली है उसके अंदर तगड़ी बूम चल रही है, और लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं ये काफी महंगा हो चुका है, इसको सही से इंप्लीमेंट कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो देखते रहना। अभी जो मल्टी ईयर का केपेक्स होने वाला है उसमें कौन कौन सी कंपनी काम करने वाली है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एयरटेल की बात करते हैं। जो एयरटेल है वो अगले 3 से 4 साल के अंदर 1 गीगावाट की कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है। मतलब क्या है कि भाई इंटरनेट की जरूरत है, कैपेसिटी बढ़ानी है, एयरटेल ने काम शुरू कर दिया है। दूसरे हैं लोधा डेवलपर्स जो कि 3 गीगावाट की पाइपलाइन बिछा रहे हैं AWS मतलब अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए और सिंगापुर टेलीकॉम के लिए। इसी के साथ साथ अदानी एंटरप्राइज को गूगल ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है जहां पे वो उनकी बिल्डिंग और ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, और जो रिलायंस है वो भी टारगेट कर रहा है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करेगा। दूसरा आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो डेटा सेंटर ना गर्म बहुत होते हैं, तो उनके लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। अब इसके अंदर भी काफी सारी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे कि जो वोल्टास है वो टारगेट कर रहा है 30% ग्रोथ इन डीसी कूलिंग, जिससे वो हेल्प कर पाएगा डेटा सेंटर्स को कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने में। दूसरी कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज जिसकी जो सब्सिडरी कंपनी है साइड वॉल, वो भी डीसी कूलिंग के अंदर काम कर रही है। तीसरी कंपनी है ब्लू स्टार जो कि अपनी डीसी इंक्वायरीज को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रही है। लिक्विड कूलिंग में पहली कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो कि इस समय पे एरोस्पेस ग्रेड मेटेलिक फ्लेक्सिबल होसेस बनाती है, और इस समय पे ये मूव कर रही है एसएफएन के अंदर मतलब बिल्डिंग सेकेंडरी फ्लूइड नेटवर्क के अंदर, जहां पे ये लिक्विड कूलिंग, स्किड और हाई डेंसिटी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम करेंगी। और जो कंपनी है ये अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है अपनी स्किड असेंबली कैपेसिटी को बढ़ाने में, जो कि करंटली है 2000 यूनिट, और इसको बढ़ा करके 15000 यूनिट टारगेट कर रही है क्वार्टर 2027 तक। और दूसरी कंपनी आती है इसी कैटेगरी में जिसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर। इस समय पे जो लिक्विड कूलिंग है वो एआई की वजह से हेडलाइन बटोर रहा है, राइट, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 90% से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो मेजॉरिटी लो टीयर एंटरप्राइज सर्वर पे चल रहे हैं। मतलब आज की डेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमर्शियल एयर कूलिंग पर ही चल रहा है, और जो KRN है वो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि इसको स्केल कर सकता है। KRN ने हाल ही में अपना जो मैसिव केपेक्स है वो कंप्लीट किया है, और मार्च 2026 के अंदर इनकी जो नई फैसिलिटी है वो फुल्ली ऑनलाइन हो चुकी है। मतलब जो एक्सपेंशन हुआ है इसका बेनिफिट आपको इनकी रेवेन्यू के अंदर कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है। अब हिस्टोरिकली ये जो कंपनी थी ये डोमेस्टिक हैवी कंपनी थी, लेकिन अब KRN ने ये बोला है कि वो एक्सपोर्ट पे मैक्सिमम फोकस करेंगे, और वो पुश करेंगे कि 50% तक वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दे। एग्रेसिवली वो यूएस को टारगेट कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसको देखते हुए वो उम्मीद लगा रहे हैं कि एटलीस्ट 50% तो टारगेट अचीव हो सकता है। ये इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में अनाउंस किया था। अभी तक वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, फ्री है, जल्दी से कर दो। दूसरी कैटेगरी है पावर और इलेक्ट्रिक की। अब जो एआई डेटा सेंटर है उसको रिक्वायर्ड है अनइंटरप्टेड मैसिव पावर फ्लो की। सबसे पहली कंपनी है सीजी पावर, ये सिक्योर कर चुकी है 900 करोड़ का ऑर्डर स्पेसिफिकली डेटा सेंटर और ट्रांसफार्मर के लिए। और जो सीजी पावर है वो सिर्फ एआई डेटा सेंटर के अंदर काम नहीं करती, ये हैवीली इन्वेस्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहां पर ये ईवी के मोटर्स बनाएंगी और कंट्रोलर्स बनाएंगी। मतलब इसके अंदर आपको डुअल प्ले देखने को मिलेगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और मोबिलिटी ट्रांजिशन का भी। दूसरी कंपनी है अपार इंडस्ट्री, और ये जो कंपनी है ये मेजर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है स्पेशलाइज्ड वेदर रेजिस्टेंट केबल बनाने में, सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर और हाई टेंशन वायरिंग बनाने में, जो कि ईवी के अंदर यूज होती है। तीसरी कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी, और इसका जो मेजर सप्लायर है वो है ब्लूम एनर्जी। अब जो ब्लूम एनर्जी है वो फोकस कर रहा है ऑक्सीड फ्यूल सेल के अंदर, जहां पर जो डेटा सेंटर की एनर्जी इस समय तक ट्रेडिशनल ग्रिड से आती है वो वहां से हट जाएगा, और फ्यूल सेल क्लीन एनर्जी माइक्रो ग्रिड की साइड मूव हो जाएगा। तो ये उसका प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। और एमटार टेक्नोलॉजी के अंदर आप जो रिसेंट रैली देख रहे हो वो इसी वजह से है क्योंकि ब्लूम एनर्जी काफी ज्यादा डिमांड कर रही है, और इसके अंदर रिस्क भी यही है कि जो ब्लूम एनर्जी है ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है एमटार टेक्नोलॉजी का। अगर यहां पे कुछ होता है तो ये जो कंपनी है इसके अंदर एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। तीसरा सेक्टर है हार्डवेयर और कनेक्टिविटी। इस सेक्टर में दो मेन प्लेयर है। पहला है नेटवेब टेक्नोलॉजी। जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है ये मेनली राइड कर रहा है एआई इंडिया मिशन को, जहां पर इसको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है पीएलआई स्कीम का। वहीं पे जो दूसरी तरफ E2E नेटवर्क है वो टारगेट कर रहा है 35 करोड़ मंथली रिकरिंग रेवेन्यू की तरफ, जहां पे वो जीपीयू क्लाउड और इंटरफेस मॉडल प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कंपनी है ये प्योर प्ले है, और इनका एक्सपोजर है एआई कंप्यूटिंग के अंदर। ये कोई बिल्डिंग नहीं बनाती फिजिकली, कोई सर्वर नहीं बनाती, ये प्रोवाइड करती है एक्चुअल जीपीयू प्रोसेसिंग पावर। अब बात करते हैं केबल एंड वायर की, क्योंकि कोई भी चीज चलेगी तो आपस में जोड़ने के लिए केबल और वायर तो चाहिए। इसके अंदर तीन कंपनी काम करती है, एक है स्टरलाइट, दूसरी HFCL, तीसरी है फिनोलेक्स। इस समय पे जो कंपनीज हैं ये रैली इस वजह से कर रही हैं क्योंकि जो वायर और केबल है इनकी शॉर्टेज चल रही है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, और चाइना ने अपने फाइबर्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब एक्चुअली इनकी जरूरत क्या है? देखो, जो एआई है इसको चलने के लिए ना हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वाली फाइबर चाहिए, और अगर फाइबर और केबल की कमी हो जाए तो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। अब जो डेटा सेंटर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए और एंड यूजर तक जो एआई एप्लीकेशन की रिस्पॉन्स है वो बिना किसी लेटेंसी या फिर डिले के स्मूथ डिलीवर करने के लिए आपको इन केबल्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो प्रॉब्लम थी ये इतनी बड़ी हो गई थी कि मैसिव स्केल पे फाइबर ऑप्टिक को रोल आउट करना पड़ा एकदम से, और ये मैंडेटरी हो गया है अगर आपको अपने एआई या डेटा सेंटर के बीच में लेटेंसी कम से कम चाहिए। मतलब जो फाइबर और ऑप्टिक की डिमांड है ये आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है, जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेगा और एआई का एडेप्शन बढ़ेगा दुनिया के अंदर। अभी सारी कंपनियां मिला करके मैंने एआई डेटा सेंट्रिक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर ली है, और जब से हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है मतलब अप्रैल 9 से, तब से जो हमारा पोर्टफोलियो है और जो बेंचमार्क है उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो। इसको मैं टाइम टू टाइम रीबैलेंस करता रहता हूं, जैसे लास्ट रीबैलेंस 1 जून को किया था, और अब मैं इसको रीबैलेंस करने वाला हूं। हर मंथली क्वार्टरली लेवल पर अच्छी कंपनीज में इसमें ऐड करता हूं और बुरी कंपनीज में इसमें से निकाल देता हूं। ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से फ्री है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसी तरीके से आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप शार्पली पे जाते हो तो अभी 15 डिस्काउंट कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। एडिशनल 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और फ्री स्ट्रेटेजी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे चलते हैं। अब सही तरीका क्या है किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने का? सबसे पहली चीज, मार्केट के अंदर ना बहुत वोलेटिलिटी है, तो जो SIP है वो बेस्ट रहने वाला है, ताकि आपको ये ट्रैक ना करना पड़े कि भाई स्टॉक ऊपर है या नीचे। आपकी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट हो रही है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो भी आपको पसंद है। ये जो स्टॉक हमने डिस्कस करें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन या एजुकेशन पर्पज से, तो जो भी स्टॉक या पोर्टफोलियो आप डेवलप कर रहे हो SIP बेस्ट रहेगा। लमसम इस समय पर रिस्की हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखो,
देखो स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी जो क्रैश है वो 30% 40% तक हो सकता है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी इस समय पे बाजार में काफी हाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन्वेस्टमेंट 10 और 2 साल या उससे कम है तो इस समय पे बाजार में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा नो वन नोस, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई स्टॉक को खरीदो तो आप ये समझो कि वो एक कंपनी है और कंपनी में इशू आ सकते हैं, तो इसीलिए जो आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं एटलीस्ट आ मंथ लेवल पर आपको उनको एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि एग्जिट करने में आपकी हेल्प हो। और यहां पर आप अलर्ट लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि प्राइस इससे नीचे गया तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, मैं ट्रैक नहीं कर सकता, तो अलर्ट का ऑप्शन भी आपको शार्प प्ले में मिल जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसके अंदर हमने बात करी है कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहता है, उसको कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अगर उसकी एज 25 साल है, तो इसको क्लिक करके जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।